गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके अंतर्गत फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो आइए समझते पहले सबसे पहले राष्ट्रवाद को समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सपोज दैट क्रिकेट का विश्व कप चल रहा है और उस विश्व कप में भारत की टीम जीतती है, यानी विजय होती है। तो उस स्थिति में पूरा देश हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाता है उस विजय श्री के लिए, उस टीम के विजय के लिए। लोग क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या आती है? अपने देश की, अपने देश के प्रति लोगों का लगाव, उसकी भावना आती है। और यही क्या है? राष्ट्रवाद है। यानी राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से फिट बैठता है, लेकिन इसके बावजूद अगर विश्व की एटलस या मानचित्र को उठाकर देखी जाए तो धरती की एक एक इंच जमीन राष्ट्रों की सीमा के बीच बंटी हुई मिलेगी। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे एक राष्ट्र राज्य का रूप नहीं दे दिया जाता है। यह एक आधुनिक संकल्पना है जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्र राज्यों के रूप में हुआ। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में हुआ था, लेकिन अपने केवल 200-250 साल पुराने ज्ञात इतिहास के बाद भी यह विचार बेहद शक्तिशाली और टिकाऊ साबित हुआ। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर थे, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, किंतु जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव एवं उग्रता इनको ही क्या मिला? बल मिला। ठीक है, फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी जो 1789 से 1799 तक चली। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की घटना से शुरू हुई। फ्रांस का एक वर्ग पादरियों, सामंतों और उच्च पदों के अधिकारियों जो वैभव एवं विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, वही साधारण वर्ग की दशा बदहाल थी। ठीक है, 1789 से लेकर 1799 तक यह क्रांति चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्टा ने फ्रांसीसी साम्राज्य के विस्तार द्वारा कुछ अंश तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना हुई, खूनी संघर्षों का दौर चला और अंततः नेपोलियन की तानाशाही स्थापित हुई, जिससे इस क्रांति के अनेकों मूल्यों का पश्चिमी यूरोप में तथा उसके बाहर प्रसार हुआ। इस क्रांति ने आधुनिक इतिहास की दिशा बदल दी। इससे विश्व भर में निरपेक्ष राजतंत्र का ह्रास होना शुरू हुआ, नए गणतंत्र एवं उदार प्रजातंत्र बनने लगे। आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने पाश्चात्य सभ्यता को हिला दिया, उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति सर्वाधिक नाटकीय और जटिल साबित हुई। इस क्रांति ने केवल फ्रांस को ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इसने यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में भी राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया। क्रांति की पूर्व संध्या पर लुई 16वें 1774 से 93 का शासक था।
वह एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। उसने भी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का प्रदर्शन किया। उसने कहा कि यह चीजें इसलिए कानूनी है कि यह मैं चाहता हूं। ठीक है। अपने एक मंत्री के त्यागपत्र के समय उसने कहा कि काश मैं भी त्यागपत्र दे पाता। उसकी पत्नी मेरी एंटोनिएट का उस पर क्या था, अत्यधिक प्रभाव था। वह क्या थी, एक फिजूल खर्ची महारानी थी। उसे आम आदमी की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी। एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी की मांग कर रहा था तो उसने सलाह दी कि यदि रोटी उपलब्ध नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। इस तरह देश की शासन पद्धति पूरी तरह नौकरशाही पर निर्भर थी जो वंशानुगत थी। आप जानते हैं कि इसके क्या कारण थे फ्रांस की क्रांति के। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के जो मुख्य कारण थे उनमें 4-5 भागों में इसको डिवाइड किया गया, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, विचारक और दार्शनिक और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों पर। लुई 14वें के उत्तराधिकारी फ्रांस का राजा जो था लुई 14 एक निरंकुश शासक था। वह एक योग्य व्यक्ति था। उसके शासनकाल में फ्रांस की उन्नति चरम सीमा पर पहुंच गई थी, परंतु अंत में अनेक युद्ध के कारण तथा 7 वर्षीय युद्ध के कारण आर्थिक स्थिति सोचनीय होगी। उसने अपने पोते लुई 15 से अपनी मृत्यु के समय यह शब्द कहे थे, मेरे बच्चे अपने पड़ोसी के साथ शांतिपूर्ण कराने का प्रयत्न करना, जितना जल्दी हो सके लोगों को छुटकारा देने का यत्न करना और इस प्रकार वह कार्य पूरा करना जिससे दुर्भाग्यवश मैं पूरा न कर सका। दोषमुक्त शासन व्यवस्था थी। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य प्रमुख कारण वहां की बुरी शासन व्यवस्था। राजा देश का प्रधान था और वास्तु अनुसार आचरण करता था। लुई 14 का विचार था कि देश की सर्वोच्च सत्ता व्यक्तिगत रूप से उसी में है, जहां देश भर से दरबार के पीछे और निरर्थक कार्यों में भाग लेने कुलीन लोग आते थे। कहा गया था कि दरबार देश का मकबरा है। एक्टर ने लुई 16 के शासनकाल को द एरा ऑफ रिपीटेड मोनर्सी कहा था। ठीक है, करों को वसूल करने की प्रणाली भी अत्यधिक दोषपूर्ण थी। राज्य स्वयं अपने अधिकारों द्वारा कर वसूल नहीं करवाता था, अपितु यह अधिकार सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। परिणाम क्या हुआ, जहां करों सुनने वाले व्यक्ति राज्य को एक निश्चित रकम देते थे, वहीं दूसरी ओर जनता से अधिक धन वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जहां एक और जनता का शोषण किया जाता था, वहीं सभी और राज्य को कोई लाभ न होता था। सुखी कुलीन जो वर्ग था, पादरी जो वर्ग था, कर नहीं देते थे। अंततः संपूर्ण बोझ साधारण वर्ग पर ही पड़ता था। फ्रांस के संपूर्ण शासन व्यवस्था को ही सुधारना आवश्यक था। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके राजनीतिक कारण थे। इसके अलावा इसके कुछ सामाजिक कारण थे। सामाजिक कारणों में क्या था कि फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण सामाजिक असमानता थी। मेडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी। फ्रांसीसी की क्रांति के समय फ्रांस में समाज में अत्यधिक असमानता व्याप्त थी। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। विशेष अधिकार वाले वर्ग में कुलीन लोग और पादरी थे, जहां एक और इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे, वहीं दूसरी ओर वह करों आदि से विमुख थी। यह फ्रांस में प्रसिद्ध था। सरदार लड़ते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं, जनता व्यय का भार उठाती है। ठीक है, अनुमान लगाया जाता है कि करों को देने के पश्चात फ्रांस के किसान के पास अपनी उपज का कुल 20% भाग शेष रह जाता था। फ्रांस के कुछ भागों में किसान इन करों को चुकाने के पश्चात किसी तरह का निर्वाह कर लेते थे, परंतु शेष भाग में उनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। ठीक है, मध्यम वर्ग जो था, मध्यम वर्ग के लोग भी फ्रांस के समाज के साधारण वर्ग में शामिल थे। इस श्रेणी के अंतर्गत प्रोफेसर, वकील, साहूकार, व्यापारी, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट आदि आते थे। यह धनी भी थे और योग्य भी थे तथा संसार के कई भागों में घूम चुके थे, अतः पुराने राज्य द्वारा दी गई नीची सामाजिक स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। ठीक, इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण थे। फ्रांस की दयनीय आर्थिक अवस्था फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण थी।
कहा गया है कि फ्रांस की क्रांति को शीघ्र लाने का उत्तरदायित्व आर्थिक कारणों पर था और दार्शनिक विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। बारूद आर्थिक कारणों के द्वारा भड़काया गया था। लुई 14 के युद्ध ने देश की आर्थिक व्यवस्था को अत्यधिक शोचनीय बना दिया था। जिस समय उसकी मृत्यु हुई उस समय देश की आर्थिक व्यवस्था अत्यंत खराब चल रही थी। ठीक है, फ्रांस की अर्थव्यवस्था शोचनीय थी। कुलीन वर्ग के लोग पादरी राज्य के कोष में कुछ भी योगदान नहीं देते थे। वही दूसरी ओर जो किसान वर्ग था उससे क्या किया जाता, अत्यधिक रूप से कर वसूल किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कुछ दार्शनिक भी थे, उनका भी इस क्रांति पर प्रभाव पड़ा, जिनमें मॉन्टेस्क्यू था। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज इसमें राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना ही नहीं की वरन विकल्प भी प्रस्तुत किया। उसने लिखा कि फ्रांसीसी सरकार निरंकुश सरकार है क्योंकि फ्रांस में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संबंधी सभी शक्तियां एक ही व्यक्ति अर्थात राजा के हाथों में केंद्रित है। इसलिए फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके अलावा रूसो ने क्या लिखा, लीज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र पैदा होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन जंजीरों से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है कि हम प्राकृतिक आदिम अवस्था की ओर लौटें। रूसो ने कहा कि सामूहिक इच्छा से बने राज्य का यह अनिवार्य तथा सार्वभौमिक कर्तव्य है कि वह सारे समाज को सर्वोपरि मानते हुए कार्य को संचालित करे। जिन लोगों को कार्यपालिका शक्ति सौंपी गई वे जनता के स्वामी नहीं है, उसके कार्यकारी हैं और उनका कर्तव्य जनता की आज्ञा का पालन करना है। इस तरह उसका दृढ़ विश्वास था कि सर्वोपरि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति या संस्था के हाथ में नहीं। रूसो ने भी क्रांति की बात नहीं की, लेकिन सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र एवं समान माना और फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसी के विचारों से प्रभावित हुई थी। ठीक है, इस क्रांति के क्या हुए, विभिन्न चरण हुए। ठीक है, अलग अलग चरणों में इस क्रांति को चलाया गया था। ठीक है, उनमें प्रथम चरण आता है। ठीक, प्रथम चरण की शुरुआत जो हुई थी 1789 से 1792 में हुई थी। संवैधानिक राजतंत्र का चरण था। इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तील के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई। वस्तुतः बास्तीलिन का किला निरंकुशता एवं अत्याचार का प्रतीक था और इसके पतन से पुरातन व्यवस्था को गहरी चुनौती मिली। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और ग्रामीणों ने सामंतीकरों के अभिलेखों को आग लगा दी। ठीक है, दूसरा जो चरण था, दूसरे चरण में क्या थी, दूसरे चरण की शुरुआत हुई 1792 से 1794। ठीक, इसको उग्र गणतंत्रवाद का चरण कहा जाता है। राष्ट्रीय सभा के भंग होने के पश्चात 1791 ईस्वी में 745 सदस्यीय व्यवस्थापिका ये क्या हुई, अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के दाहिने हाथ की ओर बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाए। इस बीच फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लग गया था। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस के भाग यूरोप के अन्य क्षेत्रों में चले गए थे, उन्होंने क्रांति के विरोध भावना फैलाई। दूसरी तरफ फ्रांस के क्रांतिकारी अन्य देशों में भी क्रांतिकारी सिद्धांतों को इसका प्रचार प्रसार करने लगे थे। वो चाह रहे थे कि अन्य देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो। फलतः यूरोप के अन्य राजा क्या है, शंकित हुए। परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी फ्रांस और यूरोप के अन्य देशों का आपसी संबंध खराब होने लगी। ठीक है, तीसरे चरण की जो शुरुआत हुई 1794 से 1799 तक चला और इसे उदार गणतंत्रवाद का चरण कहा गया। तृतीय चरण में डायरेक्टरी का शासन, वस्तुतः नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण कर कार्यपालिका उत्तरदायित्व 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को सौंपा। मंडल के जो सभी सदस्यों के अधिकार थे वो क्या थे, बराबर थे। प्रत्येक सदस्य बारी बारी से 3-3 महीने के लिए अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य कार्यकाल समाप्त हो रहा था और उसके बदले दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जानी थी। इस तरह नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ,
जो 1795 से 1799 तक चला। अंत में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया और डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित, दुखमयी रहा। संचालक मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सैन्याध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने का या युद्ध करने के अधिकार, ये सारे क्या थे? प्राप्त थे। इस काल में नेपोलियन ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, इसका जो चौथा चरण था, चौथा चरण की जो शुरुआत हुई 1799 से 1814 ईस्वी तक। ठीक है, तानाशाही का युग कहा गया। ठीक है, 1799 नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल, ठीक है, प्रथम काउंसिल बना और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। और इस तरह नेपोलियन के तानाशाही साम्राज्यवाद इस शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये क्या थे? क्रांति के अनेक चरण थे। ठीक, अब इस क्रांति का फ्रांस की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझते हैं। यूरोप में फ्रांसीसी वह देश है जिसने क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था के पतन को सुनिश्चित किया। इस क्रांति का प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसने समस्त विश्व को प्रभावित किया। क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसका प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। इस तरह इसने जहां राष्ट्रवाद, जनतंत्रवाद जैसी नई शक्तियों को पनपने का मौका दिया, तो दूसरी तरफ आधुनिक तानाशाही और सैनिकवाद की नींव डाली। इसके जो प्रमुख प्रभाव स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे का क्या हुआ? पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन तीन शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन कर मार्ग प्रशस्त किया। जिस प्रकार धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में सत्यम, शिवम और सुंदरम का महत्व है, उसी प्रकार राज व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं बंधुता का भारत सहित अनेक देशों के संविधान में भावना को देखा जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या? दूसरा प्रभाव लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास। लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व इस बात में है कि इसमें लोकतंत्र मूल्यों को प्रतिष्ठित किया गया। क्रांति ने शासन के देवे सिद्धांत का अंत कर लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता दी। मानवाधिकार की घोषणा ने व्यक्ति की महत्ता को प्रतिपादित किया और यह सिद्ध किया कि सार्वभौम सत्ता जनता में निहित और शासन का अधिकार जनता से आता है। ठीक है, तीसरा जो प्रभाव पड़ा सामंतवाद की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंती व्यवस्था पर चोट कर सामंती विशेषाधिकार का अंत किया और क्रांति की यह उपलब्धि यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित करती रही। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। जन जन में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। वस्तुतः अभी तक आम जनता की भक्ति राजा के प्रति थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजभक्ति को देशभक्ति में परिवर्तित कर दिया। इतना ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया और नेपोलियन के साम्राज्यवादी विस्तार को रोका। ठीक है, अन्य जो प्रभाव पड़े धर्मनिरपेक्षता की भावना का प्रसार। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति ने धर्म को राज्य से अलग कर धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। अब धर्म व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु बन गई जिसने राज्य को किसी तरह हस्तक्षेप नहीं करना था। ठीक, इसके अलावा जो अन्य प्रभाव पड़ा सैन्यवाद का विकास। फ्रांसीसी क्रांति ने सैन्यवाद को भी प्रेरित किया। वस्तुतः नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। युद्ध के लिए जनता की संपूर्ण लामबंदी के लिए ये पहली अपील थी। कहा गया, अब से जब तक गणतंत्र के प्रदेश से शत्रुओं को निकाल बाहर नहीं कर दिया जाता, तब तक फ्रांसीसी जनता स्थायी रूप से सैनिक सेवा के लिए उपलब्ध रहेगी। अभी तक युद्ध राजा के पेशेवर सैनिकों द्वारा लड़ा जाता था। इसी सैन्यवाद ने आगे चलकर अनेक राष्ट्रों को प्रभावित किया और प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, कुछ दार्शनिक थे जैसे रूसो हो गया, उन्होंने भी अपने विचार दिए। ठीक है, जैन जैकब रूसो 28 जून 1712 को इनका जन्म हुआ था और 2 जुलाई 1778 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने भी अपने विचारों से इस क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, इन्हीं में एक दूसरा था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, उसकी भी क्या थी, इस क्रांति में एक अहम भूमिका रही है।
ठीक है। इस तरह से जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास में राज्य क्रांति को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। यह मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इसमें न केवल फ्रांस बल्कि यूरोप के जनजीवन में अमूल्य परिवर्तन ला दिया। इसमें सदियों से चली सामंती व्यवस्था को नष्ट कर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया, ठीक, जिससे पूरे विश्व में स्वतंत्रता और समानता की एक अलग पैदा की गई। ठीक है, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का कारण थे और उनके परिणाम थे, उनके क्या प्रभाव पड़े उन पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। ठीक, तो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।